जो जो ज्वाइन कर रहा है जय हनुमान जी कर दो जल्दी से। जिसने जो लिख चुका है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे आइडिया रहता है कि कौन कौन बिगनिंग से स्टार्ट ज्वाइन किया है। जिसने भी ज्वाइन किया है वो जय हनुमान जी कर दो। जो ऑलरेडी लिख चुका है उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसमें चैप्टर्स हैं। एक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर एक है मोनोटोनिसिटी और एक है मैक्सिमा मिनिमा। ये 3 चैप्टर आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, नया चैप्टर है ये। ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान दो, ध्यान से पढ़ाई करना। ये बड़ा ही थोड़ा सा इजी टॉपिक ही है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में कोनिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की क्वेश्चन निकालते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान दो इधर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। टेंजेंट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, सुनना आप सब लोग। तो आप ये जानते हो कि मान लो हमारे पास कोई भी एक कर्व है। ठीक है, इसके ऊपर मान लेते हैं 2 पॉइंट है। तो अगर कोई भी लाइन आपकी इन दोनों पॉइंट से पास करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो अगर कोई एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है ऐसे, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट। तो उस केस में जब ये आप पॉइंट बी को उठा के ए के पास लेके जाते रहोगे, ऐसे केसेस जिसमें आप पॉइंट बी को उठा के ए के पास लेके जाते रहोगे, तो उस केस में क्या होगा, वो लाइन ऐसे इसके नियर बाय आती रहेगी। अब मान लो बी यहाँ पहुंच गया, फिर आपने क्या किया, फिर बी को और क्लोज ले गए कि वो यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ ले गए तो वो लाइन आपकी कुछ ऐसी चली जाएगी। और एक केस ऐसा आएगा जब बी जो होगा वो ए को अप्रोच करने लग जाएगा, तो बी जस्ट ए की विसिनिटी में आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो जब बी ए की जस्ट विसिनिटी में आके बैठ जाएगा तो ये लाइन इसको कट नहीं करेगी, ये लाइन इसको टच करके जाएगी। तो उस केस में जब ये लाइन इसको टच करके जाएगी तो वो सीकेंट क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, द सीकेंट ए बी टू एनी कर्व। ये कर्व मान लेते हैं ना, कुछ कर्व है ये, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, और से ऐसा भी हो सकता है कि x और y अलग अलग करके नहीं लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं ना फंक्शन वाली फॉर्मेट में हो। द सीकेंट ए बी टू एनी कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। ये भी अलग कोई फंक्शन हो सकता है, ये भी कोई अलग एक फंक्शन हो सकता है। बिकम्स टेंजेंट एट ए, ये किया हमने, बिकम्स टेंजेंट एट ए व्हेन बी अप्रोचेस टू ए, बी अप्रोचेस टू ए। ठीक है, सिमिलरली वो बी पर भी टेंजेंट बन सकता है, और टेंजेंट एट बी, टेंजेंट बी पे कब बनेगा, व्हेन ए अप्रोचेस टू बी। सिंपल सी बात है, कुछ और ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई एक सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन जाती है जब एक पॉइंट जो है 2 पॉइंट पे कट कर रही होगी, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को क्या करने लग जाए, अप्रोच करने लग जाए। ठीक है, फिर इसी के बेसिस पे आपने इसका आरएसडी और एलएसडी डिफाइन किया था। तो आरएसडी और एलएसडी कैसे डिफाइन किया था, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट से सी है। तो अपने पास ये टेंजेंट, अब ए पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, अभी जो सीकेंट है या कॉर्ड है, कॉर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको एक्सटेंड नहीं किया हुआ, तो ये 2 साइड से बन रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया मान लो हमारा ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच। देखो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसी पॉइंट पे टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर सकती है। अब आपने बना के देखा, वो क्या होना चाहिए, अगर वो कोई ग्राफ है आपके पास और दोनों तरफ डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी, तो टेंजेंट की स्लोप फाइनाइट आनी चाहिए और टेंजेंट एक ही होनी चाहिए। ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की नॉलेज है जो आपने डिफरेंशिएबिलिटी में सीखा हुआ है। तो कोई भी ग्राफ डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वहां पे किसी पॉइंट, उस किसी एक पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब दोनों तरफ से एक ही टेंजेंट आए। ठीक है, तो मतलब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए।
ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अब ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि उसका एलएचडी और आरएचडी अलग अलग है, तो आप उसका एलएचडी और आरएचडी चेक करोगे, और अगर वो बराबर नहीं आया तो आप बोलोगे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बट जैसे हमें पता है कि सिंपल फंक्शंस होते हैं, स्मूथ फंक्शंस होते हैं, जिनके ग्राफ स्मूथ बनते हैं, तो उसमें तो वो डिफरेंशिएबल होता है, तो वहां हम चेक नहीं करते, वहां पे हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई अगर पीस वाइज फंक्शन आ रहा है, जिंट आ गया, मॉड आ गया, ई की पावर जिंट एक्स आ गया, तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो उससे पहले चेक करना पड़ेगा। अगर अब आपको लग रहा है कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब उसका टेंजेंट वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होती थी, अब ये जब बी आपका ए को अप्रोच कराओगे और ऐसे सी आपका ए को अप्रोच कराओगे, तो बी को जब आप ए को अप्रोच कराओगे तो वो ए पे टेंजेंट बना देगा राइट हैंड साइड से, सी को ए को अप्रोच कराओगे तो वो टेंजेंट बना देगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो वहां से आर एच डी आता था। तो आर एच डी की डेफिनेशन एट एक्स इक्वल टू ए क्या होती थी, आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होता है यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच याद होगा आप लोगों को, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये आर एच जी की डेफिनेशन है। एल एच जी की क्या डेफिनेशन थी, एल एच जी एट एक्स इक्वल टू ए, इसकी डेफिनेशन थी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच। ये एल एच जी की डेफिनेशन थी। याद आ रहा है सर सबको? ठीक है, तो अगर ये दोनों, अब डिफरेंशिएबल कब बोलते थे, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका ही मतलब ही होता है कि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज अ यूनिक टेंजेंट, हैज अ यूनिक टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। तो यूनिक टेंजेंट कब आएगी उसकी, जब क्या होगा, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू फाइनाइट होगा। जब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट होगा तभी इसकी यूनिक टेंजेंट आएगी, अदरवाइज यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अभी मैंने बस एक टेंजेंट की डेफिनेशन को बताया है कि भाई एक सीकेंड एक टेंजेंट बन जाता है। कब बन जाता है एक सीकेंड एक टेंजेंट, जब एक जैसे सीकेंड अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो बी को एक को अप्रोच करा दो, तो जब बी एक को अप्रोच कर जाएगा तो वो एक टेंजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया कि भाई हमारी प्रायर नॉलेज ये कहती है कि हर हर बार डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, आपको वो चेक करना पड़ेगा पहले कि भाई एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन सकती। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्या है ना, कुछ कुछ चीजें जो आपको पता ही होनी चाहिए टेंजेंट से रिलेटेड। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई मेरी टेंजेंट आ गई। अब जब मेरी टेंजेंट आ गई तो अब मुझे टेंजेंट की हो सकता है इक्वेशन निकालनी हो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, ये सब चीजें करनी हो। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए, बड़े सिंपल सी पॉइंट है वो देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, अगर आपके पास कोई भी कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट पी है मान लेते हैं x1 y1, और यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, यहाँ पे आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, मान लो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी क्या देता है हमें, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी आप सब लोग जानते ही हैं। ये पॉइंट पी इसमें पुट करेंगे x1 कॉमा y1, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी विल गिव अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसको हम बोलेंगे एफ डैश एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज एफ डैश एक्स एट पॉइंट पी। सो एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी विच विल बी इक्वल टू tan थीटा। अगर ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, ये पीछे को जाके या आगे को जाके एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। ये तो लोग जानते ही हैं, बड़े सिंपल सी बात है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो, अब जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सुनते रहना, ये मतलब ना आपको अभी लगेगा कि यार ये तो इजी सी चीजें चल रही है, बीच में अचानक से मुश्किल से आने लग जाएंगी। तो पॉइंट पी पे जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बन रही है, जो मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, तो ये जो टेंजेंट हमारी बन रही है, इस टेंजेंट की जो स्लोप है
वो हमें मिल जाएगी अगर मैं dy बाई डी एक्स कर देता हूँ एट पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। और ये वाकई में किसके बराबर होगी, अगर एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन थीटा एंगल बना रही है तो ये एक्चुअली में tan थीटा के बराबर होगी, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालो यहीं पे, तो ये तो बहुत इजी आपको आता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, तो लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है ना, टेंजेंट लाइन ही तो होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x माइनस एक्स वन। तो जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप चाहिए होगी हमें, तो एम टी पी कहने का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो बस ये पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दी, अगर आपको समझ आ रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखकर हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। कोई कंफ्यूजन किसी को भी इस बात पे? ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहते हैं? तो नॉर्मल बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने सर्कल में भी पढ़ा है, पैराबोला में पढ़ा है, एलिप्स में, हाइपरबोला, सब जगह पढ़ा है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं, नॉर्मल इज अ लाइन normal is a line which is perpendicular to tangent at point of contact, ठीक है। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि मान लो कोई एक कर्व है आपके पास, से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, ठीक है। आपने एक पॉइंट P पे अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो पहले आपने क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए टेंजेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये टेंजेंट हो गई, तो एक लाइन ऐसे आएगी जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है एट पॉइंट x1 y1, ये वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, ये हमारी टेंजेंट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट कंसर्न है कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल लेता हूँ मैं। तो मुझे ये पता है कि भाई स्लोप ऑफ दी नॉर्मल कितना होगा, वो हो जाएगा -1 बाय dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P निकालेंगे हम, ठीक है। उसका क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना। पहले रेसिप्रोकल लिया, फिर उसके साथ नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल से हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है, dx बाई dy एट पॉइंट P, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो भी बड़ा इजी है। अब मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ पे आएगी, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो नॉर्मल पे भी आएगा और टेंजेंट पे भी आएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिंपल सी बात हो गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। बाकी सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, अरविंद को स्क्रीन नहीं दिख रही है? जिसको स्क्रीन दिख रही है और आवाज क्लियर आ रही है, यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में। अरविंद अब आ जाएगी, एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैंने रीस्टार्ट कर दिया उसको, ठीक है। ओके ओके, आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो देखो, अब ये तो क्लियर हो गया भाई, सबको ये समझ आ गया होगा कि भाई नॉर्मल की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालनी है। अगर वही जो नॉर्मल है, जैसे ये जो टेंजेंट अगर थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो नॉर्मल की टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी tan थीटा, नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी माइनस कॉट थीटा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है, सबको टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन लिखनी आ गई होगी यहाँ तक। अब थर्ड पॉइंट है, अ लाइन मीटिंग, अ लाइन meeting the curve, a line meeting the curve at more than one point, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, a line meeting the curve more than one point can also be a tangent to a curve, can also be tangent to the curve,
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अ लाइन मीटिंग द कर्व एट मोर देन वन पॉइंट कैन आल्सो बी टेंजेंट टू द कर्व। इसका एक मैं डायग्राम बनाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, और क्या है, अब एक लाइन है जो इसको ऐसे टेंजेंट होके जा रही है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टेंजेंट है वो उसको ग्राफ को एक ही बार कट करके जाए या एक ही बार टच करके जाए। जैसे इन जनरल हम अभी तक जो फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें ऐसा होता है ना कि भाई एक ग्राफ है और टेंजेंट उसको टच करके बाहर से चलेगी, वो ग्राफ को कट नहीं कर रही है। बट क्योंकि ये चैप्टर स्पेसिफिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर ही है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक जगह टेंजेंट हो रही है, वो दोबारा जाके कहीं और कट कर रही है उस ग्राफ को। समझ आ गया? तो ऐसा पॉसिबल है कि एक लाइन जो है वो ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट हो रही हो और किसी दूसरे पॉइंट पे कट कर रही हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे इस पे शो कर रखा है, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी बट इंटरसेक्टिंग द कर्व एट पॉइंट क्यू एंड आर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व में क्रॉस इट एट द सेम पॉइंट। सब लोग मन में ये जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ इसको पढ़ो भी, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फिर मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ तो उसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट द कर्व में क्रॉस इट एट द सेम पॉइंट। ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारा ग्राफ है, जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ देखो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो मान लो हमारा ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। अब अगर मैं 0,0 पे इसकी टेंजेंट बनाता हूँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व में क्रॉस इट एट द सेम पॉइंट। जैसे यहाँ पे क्या था, टेंजेंट पी पे था बट वो ग्राफ को कट कहाँ पे कर रहा था, क्यू एंड आर पे कर रहा था। यहाँ पर क्या है, अगर आप एक्स एक्सिस को देखोगे तो एक्स एक्सिस का 0,0 पे टेंजेंट है। तो जो एक्स एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है, ये 0,0 पे इसकी टेंजेंट है और 0,0 पे इसको कट कर रही है। अब आप बोलो, अब ये पॉइंट क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन जनरल जो पॉपुलेशन है अपनी, इन जनरल जो बच्चे हैं वो सोचते हैं टेंजेंट बस ऐसा ही पॉसिबल है। उनको टेंजेंट अगर दिमाग में आता है कि भाई टेंजेंट का सोचना है तो बस ऐसा ही सोचेंगे। बट यहाँ पे क्या दिखाया कि भाई थर्ड पॉइंट में दिखाया टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है जो कट करे। फोर्थ पॉइंट में क्या दिखाया, भाई टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है कि वो उसको ग्राफ को कट भी कर रही है और उसी पॉइंट से भी पास कर रही है। तो जैसे 0,0 पे अगर मेरे को टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी होती, तो एट 0,0 अगर मैं टेंजेंट की क्वेश्चन निकालना चाहता तो मैं क्या करता, पहले डेरिवेटिव लेता। तो वो किसके बराबर आता, 3x के बराबर आता। फिर मैं क्या करता, y माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो लिखता। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती, y इज इक्वल टू जीरो आ जाती। ठीक है, अब मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू जीरो। अब जब मेरे पास y इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये क्या बन गया, हमारा x एक्सिस बन गया। तो आपको समझ आ रहा है कि भाई x एक्सिस ही टेंजेंट हो रहा है किस पॉइंट के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। अब वो उस ग्राफ को कट भी कर रहा है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व मे क्रॉस इट एट द सेम पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक सबको ऑल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो यहाँ पे लिख दो ऑल क्लियर या इमोजी बना दो जो मैंने अभी तक बताया। आज थोड़ा टेंजेंट नॉर्मल का पहला लेक्चर है तो मैं थोड़ा स्लो स्लो बता रहा हूँ, बट आप जानते हो थोड़ी देर में फास्ट हो जाएगा ये जैसे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान दो आप सब लोग इधर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 कॉमा y1 will satisfy the equation of the curve. The point of contact will satisfy the equation of the curve.
सबको ये पॉइंट समझ आ रहा है? जिसको भी समझ आ रहा है एक बार माइक ऑन करके बताओ इसका क्या मतलब हुआ। ये चैट बॉक्स में लिख दो। फिफ्थ पॉइंट का मतलब बताना है आपको। कहाँ चले गए सब लोग? हाँ जी हाँ जी, सही बता रहे हैं कुछ बच्चे। देखो क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो बड़ी कॉमन सी बात है ये तो। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, मतलब कहने का मतलब है कोई कर्व है ये, जैसे ठीक है, ये हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लो इसके ऊपर एक पॉइंट लिया x1 y1, और यहाँ पे मैं टेंजेंट नॉर्मल की बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टेंजेंट नॉर्मल की अगर बात करना चाह रहा हूँ तो होगा क्या भाई, आप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, अब यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, जो भी ऐसा एक नॉर्मल बना देंगे आप। तो ये जो पॉइंट आएगा ये तो ग्राफ के ऊपर आएगा ही आएगा ना। देखो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें ऐसा होगा, हो सकता है उसने ग्राफ में कोई एक वेरिएबल डाल दिया ए, उसने बोला y इज इक्वल टू से मान लो ए एक्स स्क्र प्लस 4x+7, ये ग्राफ है, ठीक है, इसकी एक टेंजेंट है एट 1,1 ऐसे करके उसने बोल दिया। तो आपको ये सबसे पहले समझ आ जाना चाहिए कि भाई 1,1 जो उसने बोला ना टेंजेंट टू दिस ग्राफ एट 1,1, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये जो 1,1 है वो उस ग्राफ पे आ रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वो 1,1 को ग्राफ में सेटिस्फाई करा के उसमें जो भी वेरिएबल है ए बी जो भी है उसको निकाल लो। जैसे ही आपने वो निकाल लिया फिर आप उसके आगे बढ़ जाओगे, फिर 1,1 पे टेंजेंट की स्लोप निकालो जो भी क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है। समझ आ गया? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो हमेशा ग्राफ के ऊपर रहेगा और टेंजेंट के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे तो आ ही रहा है ना, वहां उसी पॉइंट पे तो आप टेंजेंट निकाल रहे हो। तो ये जो पॉइंट पी है दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये ग्राफ के ऊपर भी आ रहा है, जो भी आपका ग्राफ है या कर्व है उसके ऊपर आ रहा है। दूसरा ये लाइन के ऊपर भी आ रहा है बेटा, जो आपकी लाइन है उसके ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया, सिक्स पॉइंट। हाँ ये देखो ये बड़ा सिंपल है। if the tangent at any point P is parallel to x-axis, if tangent at any point P is parallel to x-axis, then dy by dx is equal to 0 at point P x1, y1। ठीक है, समझ आ गए? बड़ी इजी सी बात है भाई। कोई भी एक ग्राफ है, उसके ऊपर एक पॉइंट P है, यहाँ की जो टेंजेंट है हमारे पास, यहाँ की जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे पास x1, y1 है। तो मेरा कंसर्न क्या है कि मेरे को इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, क्योंकि ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ठीक है, तो उससे भी आपके पास क्या आएगा, ये तो आ जाएगा y इज इक्वल टू y1। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो आपको पता ही है, ठीक है, पता ही है ना, वो जो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग आती है, और कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग आती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्स हो गया, सेवन पॉइंट। अब क्या बोलूंगा मैं, पैरेलल टू y एक्सिस। if the tangent or if any line, if the tangent is parallel to y axis, ठीक है, then its slope is प्लस माइनस इन्फिनिटी। उसकी स्लोप क्या होगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी होगी। इक्वेशन क्या आएगी उसकी, x इज इक्वल टू x1, ये आ जाएगी ना। इसी केस के लिए अगर हम देखें तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू x1। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली पैरेलल टू y एक्सिस।
आप ऐसे अगर निकालना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। तो आपको ये समझ आएगा, ये फाइनाइट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो उससे x माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो बनेगा। ठीक है, इजी है ये वाला पॉइंट भी। तो ध्यान रखो कि पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू समथिंग आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू समथिंग आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन which makes equal intercept ये हमने स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा कुछ देखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको याद होगा लाइन के इंटरसेप्ट किसको बोलते थे हम, जहां पे भी वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वो उसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है, जहां पे भी लाइन आपकी वाई एक्सिस को कट करती है वो उसका वाई इंटरसेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट कब है, अगर मैं बोलूंगा इक्वल इंटरसेप्ट इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है टू और माइनस टू को मैं इक्वल इंटरसेप्ट मान रहा हूँ और माइनस टू और टू को भी इक्वल इंटरसेप्ट मानूंगा। बट अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि भाई इक्वल इंटरसेप्ट हम टू और टू को ही मानेंगे, टू और माइनस टू को इक्वल इंटरसेप्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू वन है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन है। ये याद होगा ना आपको, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होता था, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन इक्वेशन होती थी ना। और ये हमारा जो अभी बनाया हुआ है ये वाला, जो ये वाई के नीचे वाला है ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। जो एक्स के नीचे वाला बेस है वो एक्स इंटरसेप्ट देता है, जो वाई के नीचे वाला बेस है वो वाई इंटरसेप्ट देता है। एक्स इंटरसेप्ट को निकालने के लिए वाई को जीरो पुट करते थे, ये भी आपको पता होगा, पुट वाई इक्वल टू जीरो। वाई इंटरसेप्ट को निकालने के लिए पुट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको पता है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट की कहानी सही है। बट अगर मैं बोलता हूँ एक्स बाय टू प्लस वाई बाय माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट की कहानी सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स इंटरसेप्ट तो टू है बट वाई इंटरसेप्ट जो है वो माइनस टू है। बट अगर मैं बोलता हूँ इक्वल इंटरसेप्ट विद मैग्नीट्यूड, तो उस केस में हम ये वाली लाइन को भी कंसिडर करेंगे, एक्स बाय टू प्लस वाई बाय माइनस टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स, जो ओरिजिन से पास करती है लाइन, ओरिजिन से जो लाइन पास कर रही है वो हम ये मानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट पे भी जीरो बना रही है, एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो बना रही है और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो बना रही है। तो y इक्वल टू एम एक्स विल ऑलवेज मेक इक्वल इंटरसेप्ट, क्योंकि वो x, क्योंकि तो क्लियर है ना, वो x एक्सिस पर भी कितना बनाएगी, जीरो। इस केस में x इंटरसेप्ट भी कितना होगा, जीरो होगा, और y इंटरसेप्ट भी कितना होगा, जीरो। बात समझ आ गई? ठीक है जी, ये भी हमें क्लियर हो गया, तो हमारा 8 पॉइंट हो गया। समझ आ गया सबको इक्वल इंटरसेप्ट की कहानी क्या है? अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते हो इक्वल इंटरसेप्ट वाले केस में क्या होता है कि जैसे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन है, तो इस केस में अंडरस्टूड है कि जो स्लोप आती है वो माइनस वन आती है, लाइन की स्लोप माइनस वन आती है, इसको बना के भी चेक कर सकते हो। तो अगर ए और ए ले रहे हो तो माइनस वन आएगी, ऐसी लाइन बना दोगे ना जो यहाँ पे माइनस ए से पास कर रही है और यहाँ पे ए से पास कर रही है, उसकी स्लोप वन आ जाएगी, तो ये लाइन कंसिडर नहीं करेंगे अगर बस मैं इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इक्वल मैग्नीट्यूड वाले इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं इंटरसेप्ट विद इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उसमें दोनों स्लोप आएंगी वन और माइनस वन। और ओरिजिन वाला केस इसमें एक्सेप्शन है ही, कि भाई ओरिजिन से अगर लाइन पास कर रही है तो वो हमेशा इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। ठीक है, अब फिर एक और पॉइंट आता है, देखो ये सब ऐसे आएगा, आपको वो बोल देगा कि भाई टेंजेंट निकालो जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर अब टेंजेंट की क्वेश्चन निकालना आता है बट ये पता ही नहीं कि इक्वल इंटरसेप्ट कैसे बनते हैं, तो फिर आप अटक जाओगे। इसीलिए ये सब बताया जा रहा है कि भाई इक्वल इंटरसेप्ट जब बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, एक और मैं बता रहा हूँ, अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड कब बोलते हैं? अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो उस केस में क्या होता है, देन स्लोप इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। कोई भी अगर एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, तो वो जो लाइन होगी ना वो दोनों एक्सिस के साथ क्या कर रही होगी, सेम एंगल बना रही होगी। जैसे हमने एक लाइन बना ली जो इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये 45 बना रही है, यहाँ पे ये 45 बना रही है। अब आप कोई भी लाइन उठा के इसके पैरेलल लेके जाते रहो, तो वो क्या करेगी, वो इधर से भी इसके साथ 45 बनाएगी
ठीक है, और वो इधर से भी इसके साथ क्या बनाएगी 45 बनाएगी। तो ये लाइन दोनों एक्सेस के साथ हमेशा क्या हो जाएगी, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगी। तो इस लाइन की स्लोप भी क्या है, क्योंकि इक्वल एंगल बना रही है तो 45 डिग्री है वो, तो m इज इक्वल टू tan 45। अब ऐसी अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात करें तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि ये अगर 45 इधर से बना रही है तो ये इसके साथ इधर से क्या बना रही है 45 बना रही है, लॉजिकली तो -45 है। बट अगर एंगल की बात करी जाए तो लाइन तो दोनों बाइसेक्ट तो कर ही रही है ना उस क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट थर्ड को और क्वाड्रेंट फोर्थ को, क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट फोर्थ को, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सेकंड और फोर्थ को तो बाइसेक्ट कर ही रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्वली इंक्लाइंड। इस केस में जो स्लोप होगी वो हमारी क्या होगी, -1। तो अगर मैं कभी भी बोल रहा हूँ कि एक लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो अंडरस्टूड है उसकी स्लोप को क्या लेना होगा, +-1। एक्सेस के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ, मान लो अगर मैं बोलता हूँ कोई दो लाइन के साथ एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, वो फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनेगी। और एंगल बाइसेक्टर की क्वेश्चन आपको याद होगा, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, कैसे करते थे, मेक C1 C2 पॉजिटिव, देन कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2, ऐसे करके हमने पढ़ा हुआ है क्लास कॉपी में आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा 9th पॉइंट। 10th पॉइंट पे आते हैं हम। अब 10th पॉइंट क्या है, हाँ, ये कहना एक शॉर्टकट रूल है जो 10th पॉइंट है हमारा। उस रूल में ये बताया जाता है कि अगर आपका, सुनना भी ध्यान से, अगर आपका कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, मतलब उस, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर कोई भी ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो उसकी जो लोएस्ट डिग्री टर्म रहती है, प्रोवाइडेड वो लीनियर रहे कम से कम, तो जो उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म है, प्रोवाइडेड वो लीनियर रहे, मतलब उसकी डिग्री कम से कम 1 हो, तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म है हमें टेंजेंट की क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई भी एक कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास करना जरूरी है, और टेंजेंट की क्वेश्चन अगर आपको निकालनी है ओरिजिन के ऊपर, ये मैंने आपको नहीं बताया था, टेंजेंट की क्वेश्चन आपको निकालनी है ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर ही आप टेंजेंट की क्वेश्चन निकालना चाहते हो, जो उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म होती है वो हमें क्या करेगी, उसकी टेंजेंट की क्वेश्चन दे देगी। ये एक शॉर्टकट हो गया बेसिकली ना, तो आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। अगर नहीं भी याद है तो हम dy/dx करके टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल देंगे, तो हमारे 1 मिनट को बचा लेगा अगर हमें ये पॉइंट याद है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको एक एग्जाम्पल शो करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, if a curve passes through origin, ठीक है, एक कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन can be directly written by, लिख देते हैं, written by equating the lowest degree terms in the equation of curve to 0। देखो बात समझ आएगी नहीं समझ आई। If a curve passes through origin, then the equation of the tangent at the origin can be directly written by equating the lowest degree term in the equation of the curve to the 0। ठीक है, अभी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो किसी को ये अंग्रेजी नहीं समझ आई हो तो, अब ये कर्व, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये कर्व ओरिजिन से पास करना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसमें टेंजेंट की इक्वेशन एट 0,0, तो मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन एट 0,0। तो वो ये जो स्टेटमेंट है क्या बता रही है कि भाई तू क्या कर, उसके लिए जो इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के बराबर कर दे। अबे कपिल जी, तो बार बार हनुमान जी करे जा रहा है भाई, एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। अभी इधर ध्यान दे, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंट एट 0,0 अगर आपको निकालना है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमें ये स्टेटमेंट बता रही है कि भाई अगर कोई भी एक हायर ऑर्डर डिग्री कर्व है एक्स और वाई में, ओरिजिन से वो पास कर रहा है, ओरिजिन पे तू टेंजेंट निकालना चाह रहा है, वो टेंजेंट की क्वेश्चन लोएस्ट डिग्री को 0 के बराबर करके आ जाएगी। तो लोएस्ट डिग्री इसमें कितनी है, 1 है, तो 1 को 0 कर दिया मैंने, 1 वाली डिग्री वाली टर्म को उठा के 0 कर दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो इसका dy/dx निकालो।
टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 2x प्लस 2y y डैश प्लस 1 प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 1 टाइम्स ऑफ y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 1। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। ये टेंजेंट की स्लोप आ गई। अभी इक्वेशन में निकालेंगे, पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव लेके 2x प्लस 2y y डैश प्लस 1 प्लस y डैश इक्वल टू 0, यहाँ से y डैश निकाल लिया। तो हमें क्या चाहिए अब, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टाइम्स ऑफ x माइनस 0, क्योंकि 0,0 पे टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो स्लोप निकालो इसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 ओरिजिन, क्या वैल्यू आएगी, -1, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 तो -1 आ गई। तो y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ गया। समझ आ रहा है सबको। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया ना जो हमने डायरेक्ट लिख दी थी, तो आपका टाइम बच गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्केयर वाई प्लस 3x वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, एक कर्व की इक्वेशन है। इसमें डिग्री कितनी है, 3 3 3 3 2 2, ओरिजिन से पास कर रही है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ टेंजेंट एट ओरिजिन निकालो, तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालोगे तो इसमें लोएस्ट डिग्री 2 है, तो वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ओरिजिन पे यहाँ पे दो टेंजेंट आ रही है, एक कौन सी आ रही है, वाई इज इक्वल टू एक्स आ रही है, और एक कौन सी आएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स या वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इस केस में दो टेंजेंट आ जाएंगे। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन तो बताओ मुझे, आप डी वाई डी करके चेक भी कर सकते हो। यहाँ तक सब ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11। ठीक है, बहुत बढ़िया, इधर ध्यान दो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ सिंगल लाइन, मतलब अकेली एक ही लाइन जो है, कैन बी टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू अ गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। अ सिंगल लाइन कैन बी टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल टू अ गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल है। अब इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, आप देखना है इसको, इसकी क्वेश्चन भी लिखूंगा अभी। इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। इसको फोलियम ऑफ डिस्कार्टे बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट से ये ग्राफ बनता है। अभी अगर आपको इंटरेस्ट है आप इसको गूगल करके इसके बारे में पढ़ सकते हो, अदरवाइज अभी बस जो हमारा जितना यूज है उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो इस ग्राफ में क्या अच्छी बात है, अगर आप इसके ओरिजिन पे टेंजेंट निकालोगे ना, अभी अपना जो हमने पढ़ा हुआ है उसी के बेसिस पे निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, डिग्री ओरिजिन से पास कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है।
डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। तो इसका अगर आप ओरिजिन मतलब टेंजेंट निकालने की कोशिश करोगे एट 0,0, तो वो क्या आ जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो एक कर्व आ जाएगी एक्स इक्वल टू 0, एक लाइन आ जाएगी एक्स इक्वल टू 0, एक लाइन आ जाएगी वाई इक्वल टू 0। तो क्या पता चला, एक तो टेंजेंट आ रही है ये वाली ओरिजिन के ऊपर, वो किस वाली साइड के, वो जो ये अब जैसा ऐसा लूप बन रहा है, तो ये जो अपना ऊपर वाला लूप है उसकी टेंजेंट तो हो गई वाई एक्सिस विच इज एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला लूप बन रहा है, तो नीचे वाला जो लूप बन रहा है, इसकी जो टेंजेंट होगी ये क्या हो जाएगी, ऐसी ऐसी लाइन आएगी, ये एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगी ना बेसिकली। तो ये जो नीचे वाला लूप बन रहा है इसकी टेंजेंट हो जाएगी एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इस पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करो ध्यान से ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे अगर आप वाई एक्सिस को देखोगे तो वो टेंजेंट भी है। ठीक है, एक्स एक्सिस को देखोगे वो टेंजेंट भी है। अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो अगर तुम इसको टेंजेंट मानोगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा, अगर तुम इसको टेंजेंट मानोगे तो ये नॉर्मल 2 बन जाएगी। बात समझ आ रही है? मतलब ऐसा हो रहा है कि एक लाइन जो है, क्योंकि इसमें जो टेंजेंट, दो टेंजेंट आई वो आपस में परपेंडिकुलर आ गई, तो इसलिए ऐसा क्या हुआ कि अगर एक को टेंजेंट मानोगे तो दूसरी टेंजेंट उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल हो जा रही है। अब दूसरी को अगर आप टेंजेंट मानोगे तो पहली वाली उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल हो जा रही है। तो ऐसा पॉसिबल है किसी कर्व में, ये जो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको फुल लेम ऑफ डिस्कार्टेस बोलते हैं, इसमें ऐसा पॉसिबल है कि एक ही लाइन टेंजेंट और नॉर्मल साइमल्टेनियसली एक ग्राफ के ऊपर हो सकती है। A single line can be tangent as well as normal to a given curve at a given point. तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। यहां तक सबको समझ आ गया? ये वाला 11th पॉइंट समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो एक बार जल्दी से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल की डेफिनेशंस क्या हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रॉब्लम 1 पे। अब सब लोग रफ कॉपी और पेन लेके साथ में बैठ जाएं और करते रहें। इजी इजी से प्रॉब्लम है, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड में आएंगे। प्रॉब्लम 1, कर्व x इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 1, कॉमा y इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस टी, देन tangent is perpendicular to x axis at t equal to, बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से। कर्व x is equal to t square minus 1 comma y is equal to t square minus 2, then tangent is perpendicular to x axis at t equal to। क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर बताओ बेटा। अब t equal to 1 is not the answer। जीरो, हाँ जीरो इज द आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपको क्या करना है, टेंजेंट की स्लोप को परपेंडिकुलर बनाना है ना, मतलब इन्फिनिटी बनाना है या माइनस इन्फिनिटी बनाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, किसी भी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, मतलब उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि स्लोप क्या होगी उसकी, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इन्फिनिटी बनाएंगे, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2t माइनस 1 अपॉन 2t। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस इन्फिनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो आपका t इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऊपर फाइनाइट होना चाहिए, तो t इक्वल टू जीरो पे माइनस 1 बाय जीरो इन्फिनिटी स्लोप आ जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, प्रॉब्लम 1 हो गया। नेक्स्ट निकालो प्रॉब्लम 2, बड़ा इजी है, डिफरेंशिएशन जिसको आता है अच्छे से तो वो कर लेगा बहुत जल्दी जल्दी।
Problem 2. Slope of the tangent to the curve x is equal to t square plus 3t minus 8 and y is equal to 2t square minus 2t minus 5. सब लोग करो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. At t equal to 2. Slope of the tangent to the curve at t equal to 2. हाँ बहुत बढ़िया, बड़े आसान है ये भी. क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होगा. दिव्यांश तुम्हारा रिप्लाई लेट आ रहा है. डी वाई बाई डी एक्स. अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई, इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे. तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, 4t माइनस 2. ये कितना आ जाएगा, 2t प्लस 3. एट t इक्वल टू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/7. खत्म कहानी. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट स्मॉल t इक्वल टू 2 है 6/7. ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 3. आसान लग रहा होगा अभी तो. चलो आगे देखते हैं. द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, the point at which tangent to the curve y is equal to under root of 4x minus 3 minus 1 has its slope is equal to 2/3 is. बताओ भाई जल्दी से. The point at which tangent to the curve y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 has its slope is equal to 2/3. नहीं, वो पॉइंट आएगा ना. पॉइंट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताना है आपको. एक्स कोऑर्डिनेट 3 सही है, बट उसके साथ वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा ना. ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते रहो, सब लोग करते रहो. थ्री कॉमा टू, हाँ. तो क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, बस सिंपल सी बात है. डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसकी स्लोप को 2/3 करेंगे. तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इंटू 4. बस ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव. समझ आ गया होगा. तो इसको आपको क्या करना है, 2/3 के बराबर कर देना है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तुम्हारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9. तो 4x इज इक्वल टू 12. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया. तो जब x3 आ गया तो y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा. y कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 3 इज 9 माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा. ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट बन गया, 3,2. तो एट पॉइंट 3,2 द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व इज 2/3. बहुत ईजी है ये भी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 4. इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस having slope 2, equation of all lines having slope 2 and being
tangent to the curve y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। Equation of all line having slope 2 and being tangent to the curve y plus 2 divided by x minus 3 is equal to 0। 2x minus 2 2x minus 2, हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखो, वैभव का आ गया आंसर। क्या करना है y आपको? minus 2x plus 2 2x minus 2 y minus 2x plus 2 equal to 0 हाँ and ठीक है, sir आप एक तरफ देख कर y सकते हो। minus 2x plus 10 equal to 0। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही yes इजी क्वेश्चन है। आप देखो, सब लोग देखो, जिसका नहीं आया भाई उसको अपने अंदर देखने की जरूरत है। उससे अगर इतने इजी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो भाई कैसे होगा? इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू दिस कर्व, इसका क्या मतलब हो गया? टेंजेंट की स्लोप कितनी है? 2 है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये स्लोप आपको 2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 3 या तो 1 हो जाएगा या x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक तो 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट आ गए। स्लोप हमारे को पता ही है किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहाँ पे भी स्लोप किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो स्लोप 2 करके हमने ये देख लिया कि इस ग्राफ के ऊपर स्लोप 2 किस किस पॉइंट पे आ रही है। बस खत्म हो गया। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4। y माइनस 2, ये पॉइंट है ना इसका, x1 y1 बोल देते हैं इसको, x2 y2 बोल देते हैं। या तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 10। इसको उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, एक की बात है। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट आ गई। समझ आ गया सब लोग को? नेक्स्ट आते हैं। तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े से प्रॉब्लम अच्छे होते रहेंगे। तो पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1, where tangent is a part parallel to x-axis and b part पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें पॉइंट निकालना है जहां पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करो एक बार ट्राई करो।
हाँ ठीक है, 0, प्लस माइनस 5। हाँ बी पार्ट प्लस माइनस 2, 0 सही है। तो क्या करो, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x/4 प्लस 2y/y' इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ना, 2x/4 प्लस 2y/y' इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा y/y' प्लस x/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y' जो आएगा मेरे पास आ जाएगा -x/4 इंटू 25/y, ये वाली टर्म आ जाएगी। 2x/4 प्लस 2y/y' इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो y डैश की वैल्यू आ गई -x/4 इंटू 25/y। अगर मेरे को इक्वेशन को पैरेलल टू क्या करना है, एक्स एक्सिस, तो ए पार्ट में है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस करने का मतलब क्या है, मेरे को स्लोप को जीरो करना पड़ेगा। अब इस स्लोप को अगर मैं जीरो करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25x/4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0। तो जब x आपका 0 बनेगा, वो स्लोप जीरो करने पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो जब स्लोप को जीरो किया तो x जीरो हो गया। तो x जब जीरो होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, +-5। तो एक पॉइंट बन जाएगा 0, 5, और एक पॉइंट बन जाएगा 0, -5। अच्छा, बी पार्ट में क्या करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उस केस में टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आएगी, स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वहां पे अगर आप स्लोप को इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो उससे वाई जीरो आएगा। तो जब आपका वाई जीरो आएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, इक्वेशन में पुट करो, ग्राफ के ऊपर पॉइंट देखना है क्योंकि हमें। तो वाई को जीरो पुट करोगे तो एक्स प्लस माइनस टू आ रहा है, तो एक्स प्लस माइनस टू हो गया, तो एक कोऑर्डिनेट 2, 0 आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट -2, 0 आ जाएगा। तो बी पार्ट के ये आंसर हो गया आपके, और ए पार्ट के आंसर हो गए। बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इजी इजी से क्वेश्चन है, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, आपको आ जाएंगे समझ। जिसको भी नहीं समझ आए एक बार बस दोबारा से जब लेक्चर नोट्स वो लिख रहा होगा तो अटेम्प्ट करके देख ले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व question of tangent to the curve y is equal to x cube minus 1 into x minus 2 at the points where the curve cut the x axis। क्वेश्चन लिख लो एक बार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट द एक्स एक्सिस। निकालो इसका आंसर, निकालो। जब तक अटेंडेंस दे रहा हूँ। अरविंद रावत, आप प्रेजेंट नहीं हो गया क्लास में। अरविंद रावत, मोहम्मद कैफ तो आया था। आदित्य कौशिक, अगर आप प्रेजेंट हो तो यस लिखो चैट बॉक्स में। आदित्य कौशिक, मयंक, मोहम्मद कैफ, ज्योति, पीयूष गर्ग, आयुष दीक्षित, रागिनी अग्रवाल, मुकुल रावत, ये बच्चे एब्सेंट हैं। हाँ, इसका आंसर है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक तो ये सही है। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना है, उसने बोला है आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है
जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो हम एक्स एक्सिस को कट करने के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, तो उससे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास, और एक आपके पास x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आ गए। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो स्लोप निकालनी होगी ना, तभी तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, तो पॉइंट जो आएगा वो आपके पास 1,0 एंड 2,0 आएगा। ठीक है, जिसका बेटा मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वो अंडरस्टूड है, प्रेजेंट है। उमजीत मैं मतलब जिसका नाम लेता हूँ वो वही उसका वो लिस्ट में दिखा रहा होता है कि वो प्रेजेंट नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स अब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्लोप का ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। अब कहाँ कहाँ पे निकालना है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस टू इज माइनस वन इंटू थ्री, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -3। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी, 2 पुट करेंगे तो 7, तो ये 7 आ जाएगी। बस आप इक्वेशन लिख लो, तो ये आ जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा y प्लस ये क्या आ जाएगा ना, y प्लस थ्री एक्स इक्वल टू 3। माई कौन है बेटा, किसी बच्चे का, इधर देखो, इसमें क्या आ जाएगा, y माइनस जीरो इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस टू, तो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 7x माइनस 14। ठीक है, तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 14 भी लिख सकते हो। तो ये दो इसके आंसर आ गए। समझ आ गया सबको यहाँ तक, आसान सा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो। किसी को कोई भी दिक्कत टेंजेंट नॉर्मल निकालने में, अभी तक तो टेंजेंट ही निकाल रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रॉब्लम 6, प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम 7 में है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t एट पॉइंट t। एट p कॉमा t लिखने का मतलब है एट t पैरामीटर ओनली, मतलब इसी पॉइंट पे a cos क्यूब t कॉमा a sin क्यूब t को पॉइंट मान लो, इसी पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, और वहां से क्या करो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। करो इसको, ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ इसका। है किसी का आंसर? हाँ ठीक है, वैभव का सही है।
क्या करो आप इसको देखो, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे ना, इसी पॉइंट पे, यही पॉइंट है आपके पास, ए साइन क्यूब टी, ए कॉस क्यूब टी कॉमा ए साइन क्यूब टी। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा मेरे पास, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 3a कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a कैंसिल हो गया, एक साइन टी कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस टी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस ऑफ टैन टी आ गया इसका स्लोप, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस ए साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस टैन टी टाइम्स ऑफ x माइनस ए कॉस क्यूब टी, ठीक है, सिंपल हो गया ये। अब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको हम साइन टी बाई कॉस टी लिख सकते हैं, तो y कॉस टी माइनस ए साइन क्यूब टी कॉस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन टी प्लस ए कॉस क्यूब टी साइन टी। अब इधर उधर कर लो तो ये आ जाएगा एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए साइन टी कॉस टी कॉमन आएगा, बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो 1 होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको और आप टैन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कुछ बच्चों ने बताया। इजी प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8, प्रॉब्लम 8 है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को बोल रहे हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus sin x cos x at x is equal to pi by 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus sin x cos x at x equal to pi by 2। बताओ भाई इसका आंसर। x इक्वल टू पाई बाय 2, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ देखो, नॉर्मल की पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये साइन टू एक्स बाई टू ही तो है, साइन एक्स कॉस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन टू एक्स बाई टू। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस टू एक्स आ जाएगा, इंटू टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस टू एक्स इसका डेरिवेटिव है बेटा, ठीक है। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाय 2, वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस पाई, तो वो 0 आ जाएगा, कॉस पाई क्योंकि -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पाई बाय 2 क्या होता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, -1/0। तो कोऑर्डिनेट क्या है, किस पॉइंट पे आपको निकालना है, x का कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 है और y का कोऑर्डिनेट भी पाई बाय 2 है, क्योंकि इसमें आप पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो पाई बाय 2 ही आ गया। अब आप जानते हो कि y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2। तो माइनस इन्फिनिटी को 1/0 करके 0 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। बात समझ आई। देखो, अगर स्लोप इन्फिनिटी आ गई तो आप इससे डायरेक्ट इससे भी बोल सकते हो कि भाई वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। स्लोप इन्फिनिटी है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, एक्स इक्वल टू समथिंग, तो पाई बाय 2 से पास करिए, इसलिए एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट करो, प्रॉब्लम 9।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x plus y is equal to x raised to the power y, where it cuts x-axis. Equation of normal to the curve x plus y is equal to xy, where it cuts x-axis. एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे y कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जैसे आप y को 0 पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब पॉइंट आपके पास 1,0 है, तो वहां पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आएगा वैभव, एकदम सही। अब आपको करना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो इसमें ना x की पावर में y है, इसलिए पहले log लेना पड़ेगा। तो ln ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे ना आप, तो y ln x। अब dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई एक्स प्लस ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट 1,0, तो x को 1 और y को 0 गिरो, तो 1 बाय 1 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो y बाय एक्स टर्म बन गई हमारे पास, y बाय एक्स प्लस ln x डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको ना ऐसे मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, y हमारा कितना है, अच्छा ये तो डायरेक्ट आ रही है, कर लो ऐसे ही। ठीक है, मेरे को लगा वो इन्फिनिटी ना बन रहा हो ना, फिर हमें लिमिट निकालनी पड़ती। तो y इज 0, x इज 1, सो इट इज 0 ऑलरेडी, ln 1 इज 0, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। तो फिर तो ईजी हो गया, बस खत्म हो गया अब आपका क्वेश्चन। हमें क्या करना था, नॉर्मल की टेंजेंट की, नॉर्मल की। तो ये टेंजेंट की स्लोप है, ये ध्यान रखना है, टेंजेंट की स्लोप -1 है, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, 1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो y माइनस पॉइंट था 1,0 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। चैट बॉक्स में ऑल क्लियर करो भाई सब लोग, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, अब मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। एक तो मैं एओडी का मॉड्यूल, इसमें टेंजेंट नॉर्मल आपको स्टार्ट कर देना है। कल के लेक्चर में टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो जाएगा और मोनोटोनिसिटी हम स्टार्ट कर देंगे। मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, तो ये एओडी 3 चैप्टर को मिला के बनता है, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी अब हमारे लेक्चर्स की। एक्सपेक्टेड है कि जो आपका लॉकडाउन है वो 2 महीने और एक्सटेंड होगा, स्कूल्स अभी नहीं खुलेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचें कि भाई स्कूल खुल जाएंगे तभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो इस जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसको सीरियसली लें। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 2 महीने तो अभी और एक्सटेंडेड है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और स्कूल्स को गवर्नमेंट ओपन नहीं करेगी और लॉकडाउन वाला सिनारियो दोबारा से आएगा। तो कह रहे थे कि जुलाई में होगा, बट ऐसा
कुछ लग नहीं रहा कि स्टार्ट हो पाएंगे, तो इसलिए जो हमारा अभी मोड ऑफ टीचिंग चल रहा है इसी को फॉलो करें। एक मैं एओडी का मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करें एवरीडे आपके 30 से 40 मिनिमम क्वेश्चंस हों। जिन भी बच्चों के इस पेपर में 50 से कम हैं तो उसको ये समझ आना चाहिए कि भाई वो कुछ पढ़ नहीं रहा है। जो आई और डी का एक्सरसाइज 1 टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें अगर आपसे नहीं हो रहे हैं या टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में गोल कर लिया अपना, और वो अगर गोल हो गया तो इसके आगे आने वाले चैप्टर जो हैं, अब जैसे एरिया और डी आएगा, वो भी आपका पूरा पूरा गोल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एओडी मतलब एवरी डे 30 to 40 मिनिमम क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। एओडी में अगर मान लो अभी आपका होमवर्क पेंडिंग है तो आप क्या करें, आपका जो पैकेज है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसको करें। उसको करके उसके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी एक्सरसाइजेस के, वो मुझे सेंड कर दें। मैं वेडनेसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा डाउट की, ठीक है। इसका मॉड्यूल मैं शेयर कर दूंगा, फाइल्स में ही मिलेगा आपको, और कहीं पे भी इसका इंटीमेशन नहीं आएगा। 1-2 बजे तक ये फाइल्स में मैं इसको डाल दूंगा। जिसका सब कुछ कंप्लीटेड है, टेस्ट वेस्ट भी अच्छा गया है, तो वो एओडी करना स्टार्ट कर दे, अपने आप से आगे बढ़ता रहे, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट संडे हम हर संडे टेस्ट रखेंगे मैथ्स का। जैसे 15 डेज पे आपका पीसीएम का टेस्ट होगा, जैसे इस बार भी हुआ था। हर संडे मैथ्स का टेस्ट होगा, तो इस संडे भी मैथ्स का टेस्ट होगा। सिलेबस में आपको थर्सडे फ्राइडे को बता दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हिंद करके, जय हनुमान करके, सॉरी, जय हनुमान करके आप एग्जिट कर सकते हैं।